नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हल्द्वानी से जारी की गई इस तस्वीर के बाद यह बहस शुरू हो गई है कि उत्तराखंड में दलितों को लेकर किसकी राजनीति कितनी खरी है, कितनी सच्ची है और कितना सफल होता हुआ कौन दिख रहा है। इसको लेकर राजनीतिक पंडित अपने अपने मायने निकाल रहे हैं, लेकिन आज हम तथ्यों और घटनाओं के आधार पर इसकी पड़ताल कर लेते हैं। पहले इस तस्वीर के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दलित परिवार के घर पहुंच गए। नंदकिशोर पार्टी के कार्यकर्ता है। पुष्कर सिंह धामी ने नंदकिशोर के घर पर भोजन किया। उन्होंने लौकी की सब्जी, रोटी, चावल और खीर खाई। इस तस्वीर ने एक बार फिर इस सवाल को जन्म दे दिया है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत में से कौन दलित वोटरों को साधने में कामयाब होते दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड में दलित मतदाताओं का गणित समझ ले। उत्तराखंड में 16% दलित वोटर है। प्रदेश की 12 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है और कुल 22 सीटों पर दलित मतदाता हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए सूबे में दलित वोटर को साधने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, हरीश रावत ने भी हरिद्वार में मां गंगा से प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बनाने की अपनी इच्छा का इजहार किया था। आइए यह देखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दलित वोटर को लेकर कहां पर खड़ी हुई है। पहले कांग्रेस की बात करते हैं। हरीश रावत ने जब दलित को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की तो यह माना गया कि वो प्रदीप टम्टा का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने उस वक्त पे किसी का नाम नहीं लिया था। हरीश रावत की इच्छा में प्रदीप टम्टा का नाम आगे बढ़ाने का मतलब इसलिए निकाला गया क्योंकि उस समय यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल होने के खबरें आ रही थी, शामिल होने की बात चल रही थी यशपाल आर्य की घर वापसी के प्रयास में प्रीतम लगे हुए थे, आपको याद होगा। इसीलिए यह माना गया कि हरीश रावत यह मैसेज दे रहे हैं कि यशपाल आ भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे पास प्रदीप टम्टा है और वह मेरे करीबी है। लेकिन इसके बाद भी प्रीतम सिंह यशपाल आर्य को कांग्रेस में लाने में सफल हो गए। आप एक एक बात को ध्यान से देख लीजिए। यानी कह सकते हैं कि हरीश रावत का दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात उस समय पर एक विशेष सिचुएशन को देखते हुए कही गई थी। वो एक विशेष रणनीति का हिस्सा थी। वो उस समय के घटनाक्रम को प्रभावित करना चाह रहे थे, लेकिन घटनाक्रम नहीं रुका और यशपाल आर्य कांग्रेस में आ गए। अब यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने के बाद और हरीश रावत की दलित को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा के बाद बदलाव क्या आ गया, इसको समझिए। यशपाल आर्य के कांग्रेस में आते ही हरीश रावत के बयान का यह मतलब निकाला जाने लगा कि हरीश रावत जिस दलित चेहरे की बात कर रहे थे वो यशपाल ही थे। वो यशपाल को ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। इससे हरीश रावत अपने ही बयान में फंस गए और उनको खुद के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा प्रभावित होते दिखने लगी। इसलिए उन्होंने बाबा केदारनाथ के दरबार में जाकर कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने बाबा केदारनाथ से आशीर्वाद मांगा। आप सोचिए, जब वो पहले दलित को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जता चुके थे तो खुद को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा क्यों जताई। हरीश रावत की नई इच्छा से उनके समर्थकों में संदेश चला गया कि हरीश रावत की खुद को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा अभी मरी नहीं है। वो किसी और के सिर पर नहीं, खुद के सर पर सेहरा बांधना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो। लेकिन उनके नए बयान से नुकसान यह हो गया कि उत्तराखंड के दलित वर्ग में यह संदेश चला गया कि हरीश रावत दलित विरोधी है। वो नहीं चाहते कि कोई दलित नेता आगे बढ़े। कांग्रेस हरीश रावत के कारण मुश्किल में आती दिखी तो इसका हल खोजा गया और हल यह निकाला गया कि हरीश रावत के खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने से जो नुकसान हुआ है उनको हल्द्वानी में यशपाल आर्य के भव्य स्वागत समारोह से थोड़ा कम किया जाए। आप ही सोचिए, जब यशपाल आर्य का देहरादून में भव्य स्वागत किया जा चुका था तो फिर हल्द्वानी में पूरी जनसभा उनके नाम पर करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। जबकि ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस ने यशपाल आर्य को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया हुआ है। इसके पीछे एक ही कारण रहा और वो हरीश रावत की पल पल बदलती बयानबाजी के कारण कांग्रेस को हो रहा नुकसान। इस पूरे प्रकरण से यह तो समझा जा सकता है कि हरीश रावत दलित वर्ग के लिए राजनीति को लेकर कितने संजीदा है। वो दलित वर्ग को लेकर राजनीति के लिए क्या बात करते हैं, क्या विचार रखते हैं। वो उत्तराखंड में व्यक्ति आधारित राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके केंद्र में वो खुद को रखे हुए हैं। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा दलित वर्ग को साधने के लिए क्या कर रही है, यह इस बात से चर्चा में आया जब पुष्कर सिंह धामी ने दलित परिवार के घर पर जाकर खाना खाया।
इसमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि नंदकिशोर भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता के घर पर मुख्यमंत्री खाना खाने जा सकते हैं। इसके साथ ही इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भाजपा ने अभी प्रदेश की सभी 70 सीटों पर जातीय समीकरणों के हिसाब से रणनीति बनाई है, उसी के हिसाब से जिम्मेदारी बांटी है। जिन विधानसभा सीटों पर जाति या वर्ग की, जिस जाति या वर्ग की बहुलता है, वहां पर उसी वर्ग के नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम यहां पर दलित वर्ग की बात कर रहे हैं, इसीलिए जान ले कि ओबीसी वर्ग की अधिकता वाली सीटों पर किसको जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम को हरिद्वार, देहरादून और सह प्रभारी रेखा वर्मा को टिहरी और उत्तरकाशी में महिला और ओबीसी मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस केवल हरीश रावत के बयानों और इच्छाओं के भरोसे आगे बढ़ती दिख रही है। भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी कोशिशों में कितने कामयाब होंगे, कितने सफल होंगे, यह तो अभी कहा नहीं जा सकता है। यह तो तभी बताया जा सकता है जब परिणाम सामने आएंगे और परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। तो यह थी आज की उत्तराखंड की राजनीति की बात। कल फिर मिलते हैं। आप बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।